हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, कल के क्लास में अपन ने घूर्ण पढ़ा था, आज अपन विषमता पढ़ेंगे, उससे रिलेटिव है विषमता है। तो देखिएगा आज की क्लास में पहले जो आपको डेफिनेशन है, डेफिनेशन से समझना है, इसके बाद में इस पे अपन एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाएं, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें। अब देखो, सबसे पहले आता है विषमता। विषमता किसे कहते हैं? कुछ बारंबारता। आपको डेफिनेशन दी गई है कि कुछ बारंबारता बंटन ऐसे भी हैं होते हैं जिनके माध्य तथा प्रसरण समान होते हैं। माध्य यानी समांतर माध्य की बात कर रहा है। प्रसरण जो सिग्मा स्क्वायर अपन ने निकाला था वो समान होते हैं, परंतु फिर भी उनकी आकृति समान नहीं होती। उनका माध्य समान हो जाता है, प्रसरण समान हो जाता है, लेकिन उनकी आकृति समान नहीं होती। उनकी आकृति सममित भी हो सकती है और असममित भी। जो बंटन सममित नहीं होते उसे असममित या विषम कहते हैं। यानी जिनकी आकृति सममित नहीं होती वो क्या है? असममित होते हैं। असममित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपन विषम बोलते हैं। सममित बंटन, ये दो प्रकार के बंटन होते हैं। सममित बंटन, इस प्रकार के बंटन में बारंबारता एक निश्चित तथा नियमित क्रम से बढ़कर अधिकतम मान ग्रहण करती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, कोई बंटन है वो एक प्रकार से निश्चित क्रम में बढ़ता है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आती है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आती है, बढ़ते एक निश्चित क्रम में बढ़ता है। जिस प्रकार से ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ता है, उसी प्रकार से एक निश्चित क्रम के बाद में वापस घटता है। जैसे बढ़ता है उसी क्रम में वापस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देख लो यहाँ पे नियमित क्रम से बढ़कर अधिकतम मान ग्रहण करता है, यहाँ पे आ गया। और फिर उसी क्रम, निश्चित क्रम या नियमित क्रम से घटता हुआ वक्र आकार घट जाता है, यानी इसका मान घटता हुआ जाता है। वक्र का आकार एक घंटी के आकार का होता है। जैसे आपने देखा होगा घंटी कैसी होती है, कोई मंदिर में लगी हुई घंटी होती है, उसकी शेप क्या है? चारों ओर से किसी भी एंगल से देख लो उसकी शेप क्या है? एक प्रकार से ढली हुई लगेगी। जैसे कि आप साइकिल पे एक छोटी सी घंटी लगाते हैं, उसकी भी शेप क्या है? एक तरीके से सही है। जैसे प्याला होता है ना, प्याले की आकृति क्या होती है? दोनों तरफ से इक्वल होती है। जैसे इस तरफ झुका हुआ है, उसी तरफ से इस तरफ से झुका है, तो उसकी वक्र का आकार घंटी के आकार का होता है। इसमें विषमता शून्य होती है, इसमें कोई भी विषमता नहीं होती, अर्थात विषमता नहीं होती। उसमें विषमता का मान शून्य होते हैं। विषमता कब आती है? जैसा कि आपको ये ग्राफ, दोनों ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ से धीरे धीरे मान बढ़ रहा है, फिर एकदम से घट रहा है। यहाँ से एकदम से मान बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये क्या है? इसमें दोनों में विषमता है, लेकिन ये क्या है? इस तरफ जितना मान है उतना ही मान इस तरफ है, यानी एकदम आकृति उसकी सही होगी। उसमें विषमता का मान शून्य होगा। उसे क्या बोलेंगे? सममित बंटन बोलेंगे, सममित बंटन बोलेंगे। अब आता है असममित बंटन। असममित बंटन है इस प्रकार के बंटन में बारंबारता अधिक होने से पहले जिस क्रम में बढ़ती है उस क्रम में घटती नहीं है। यानी इसमें क्या होता है? इसमें तो है कि जिस क्रम में मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिस क्रम में बढ़ती है मैक्सिमम वैल्यू तक, उसी क्रम में घटती है। लेकिन ये बोल रहा है कि इस क्रम में बंटन में बारंबारता अधिकतम होने से पहले जिस क्रम में बढ़ती है उसी क्रम में घटती नहीं है, कुछ डिफरेंट आ जाता है और वक्र का आकार एक और अधिक झुक जाता है। इस प्रकार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी असममित बंटन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। जैसे किसी प्याली को अपन इस प्रकार से रखें और उस पर थोड़ा दबाव या प्रेशर लगाएं तो एक साइड थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, एक साइड अंदर घुस जाएगी, तो उसका आकार देखो इस प्रकार का है ना, यही है। धनात्मक बंटन या अनुलोम बंटन भी बोलते हैं। अनुलोम विषमता, ये धनात्मक, यदि वक्र दाहिनी ओर को अधिक झुका हुआ है और उसकी लंबाई यानी टैल दाहिनी ओर को है तो विषमता धनात्मक कहलाती है। यहां समांतर माध्य का मान बहुलक से अधिक होता है। समांतर माध्य का मान बहुलक मोड से अधिक होता है। ये देखिएगा, यहां पे बहुलक है, यहां पे माध्यिका है, यहां पे माध्यिका है और यहां पे माध्य है। तो माध्य का मान यानी
समांतर माध्य का मान सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद में माध्यिका का मान और होता है, इसके बाद में क्या होता है, बहुलक का मान होता है। अब इसमें क्या है, दाहिनी ओर से ज्यादा झुका है ना, दाहिनी ओर से एकदम स्लोप है, ये तो धीरे धीरे स्लोप है इस प्रकार से। जैसे आपने रेत के टीले देखे होंगे रेगिस्तान में, तो एक तरफ से इस प्रकार से धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे और यहाँ पे टीले की फुल ऊंचाई आ जाती है, और फिर क्या होता है, एकदम से इस प्रकार से स्लोप होता है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक विषमता होगी, वो होगी यहाँ पे धनात्मक विषमता, यानी यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास में, माध्य आ जाएगा, यहाँ पे माध्यिका और यहाँ पे क्या आएगा, बहुलक आएगा। कहने का मीन्स माध्य का मान सबसे ज्यादा, फिर माध्यिका का, और फिर बहुलक का मान आएगा, सबसे कम आएगा बहुलक का मान, वो होती है धनात्मक विषमता। इसके बाद में चलते हैं ऋणात्मक विषमता या विलोम विषमता। यदि वक्र बाईं ओर से अधिक झुका हुआ है, अब देखो इस तरफ है, ये होता है दायां भाग, ये होता है बायां भाग, ये समझ गए, ये राइट हैंड दायां भाग होता है और ये लेफ्ट हैंड बायां भाग होता है। तो ऋणात्मक या विलोम विषमता क्या है, यदि वक्र बाईं ओर को अधिक झुका हुआ है या उनकी लंबी टेल बाईं ओर को है। अब देखो इसमें एकदम से इस तरफ चढ़ गया और धीरे धीरे कम हो रहा है, विषमता ऋणात्मक होगी। यहां समांतर माध्य का मान माध्यिका तथा बहुलक से कम होता है। अब समांतर माध्य का मान, समांतर माध्य अब की बार यहां पे आ गया, समांतर माध्य का मान कम हो गया, किससे, मीडियन से और मॉड से। तो समांतर माध्य का मान कम है, ये नुकीला भाग है ना, ये कम को दर्शाता है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू मॉड की है, इसके बाद में मीडियन की है, फिर मीन की है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो बहुलक का मान इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिएगा कि विषमता क्या होती है, धनात्मक विषमता क्या होती है, ऋणात्मक विषमता क्या होती है, और ये सममित बंटन क्या होते हैं, असममित बंटन क्या होते हैं। असममित बंटन दो प्रकार के होते हैं, ये दो आपको है। अब इस पे अपन करेंगे क्वेश्चन, एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलिएगा गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा गाइज, पहला क्वेश्चन है इस पे कि निम्नलिखित बंटन से बाहुल्य का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका विषमता गुणांक ज्ञात करना है। विषमता गुणांक का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1। तो हमें यहाँ पे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू लेके आनी है। वो इसमें सबसे पहले ये आपको आंकड़े दिए गए हैं, ये आपको टेबल दी गई है, x की वैल्यूज है यहाँ पे fi की वैल्यूज है, यानी बारंबारता आपको गिवन है। अब आपको संचयी बारंबारता यहाँ से निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ऐड करते हैं ये इसका f का वैल्यूज, ये 4 है, 4 3 7 है, 7 और 2 9 है, 1 10 है, 6 16 है, 5 21 है, ये 24 हैं और ये 28 हैं। इन सभी को जोड़ते जाएंगे, तो आपके पास में संचयी बारंबारता CF आएगा। यानी हमारे पास में कैपिटल N का मान कितना हो गया, कैपिटल N का मान हो गया 28। इन सभी को जोड़ोगे ना, यानी लास्ट वैल्यू इसके बराबर होती है, तो इसका मान आ गया हमारे पास में 28। अब Q1 की वैल्यू क्या होती है, देखो Q1 इज इक्वल टू होता है कैपिटल N प्लस में 1/4, कैपिटल N प्लस 1 अपॉन में 4 वे पद का मान। इस पद का मान हमें लेके आना है। n+1 अपॉन में 4 वे पद की वैल्यूज हमें लेके आनी है। तो यहां से देखिएगा Q1 इज इक्वल टू n का मान कितना है 28 प्लस 1/4 वे पद का मान। Q1 इज इक्वल टू 29/4 और 29/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 7 चौके 28, 7 कितना बचेगा 1, भाग लगाएंगे 0 लग जाएगा 10, 4 दूनी 8, अब जाएगा 2 बचेगा 20,
4 5 20 वें पद का मान, ये वैल्यूज आएगी। तो Q1 की वैल्यूज होगी यहाँ से 7 प्लस 0.25 0.25। अब 7.25 है, 7 से वैल्यू ज़्यादा है, 7 से वैल्यू ज़्यादा है और 8 से क्या है कम है, तो 8वें पद में से 7वां पद घटाते भी। ये वैल्यू है ना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने लिख दिया इसको 7 प्लस 0.25। 7.25 है जो 7 से बड़ी है, 8 से क्या है कम है, तो अकेला एक तो 7 आ गया, एक अकेला 7 आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा 8वें पद का मान, 8वें पद का मान माइनस में 7वें पद का मान, माइनस में 7वें पद का मान। देखिएगा गाइज, यानी इससे बड़ा जो नंबर है, इससे जस्ट बड़ा नंबर है, उसमें से ये नंबर घटाते हैं, 8वें पद का मान माइनस में 7वें पद का मान। अब देख लेते हैं ये 7वें पद और 8वें पद है क्या। यहां पर भी आपको नाम शो करना है 7वें पद का मान, 7वें पद का मान, ठीक है, यहां पे शो कर देना। तो 7वें पद का मान, ये 7वां पद और 8वां पद कहां से देखोगे, CF से देखोगे, और 7वें पद का मान जो x का मान होगा वही होगा। 7 के सामने x का मान कितना है, 4 है, तो यहां पे लिखोगे 7वें पद का मान 4 प्लस ये आएगा 0.25 और 8वें पद का मान। अब देखो 8वां पद तो है नहीं, 7 और 9 के बीच में है, 7 और 9 के बीच में है मान, तो अपन क्या है मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे 8वां पद तो है नहीं, तो क्या करोगे, 7 को छोड़ के 8वें पद का मान कितना लोगे, 6 लोगे। कितना लोगे, 6, यानी इससे जस्ट बड़ा नंबर है तो उसका मान ले लो, 8 नहीं है तो 9 का मान ले लो। तो 9वें पद का मान कितना है, 6, फिर 9 के सीध में x का मान कितना है, 6, 6 माइनस में 7वें पद का मान अभी रखा आपने 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0.25, 6 माइनस में 4 2, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा 0.50 होगा या 50 होगा, तो Q1 की वैल्यू है 4.50, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं आप, यानी आपके पास में ये Q1 की वैल्यू है। सिमिलरली Q2 की वैल्यू में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास में क्या लगेगा, 2 लगेगा। तो देखिएगा गाइस, साइड में निकाल रहे हैं यहां से, तो Q2 इज इक्वल टू 2 n+1 अपॉन में 4, ये बनेगा 2 लग जाएगा। n+1 इंटू 2 अपॉन में 4 वे पद का मान, वे पद का मान, इस पद का मान होगा। तो यहां से देखिएगा Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में गाइज 2 इंटू n की वैल्यूज कितनी है, 28 प्लस में 1 ये हमारे पास में 29 बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अपॉन में 4 वे पद का मान। तो Q2 की वैल्यू आएगी 29 दूनी 58 बटे 4 वे पद का मान। अब 58 पे 4 का भाग लगाओ, 58 पे 4 का भाग लगाओगे तो 4 एकम 4 बचेगा 1, कितना हो गया, ऊपर से 8 आएंगे 18, 4 चौके 16 बचेंगे 2 20, 4.5 वे पद का मान। इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू 14वें पद का मान प्लस में 0.5, 14 से बड़ा नंबर है, 14 से बड़ा नंबर है, 14.5 है, 14 और 15 के बीच में है, तो 15वें पद का मान माइनस में 14वें पद का मान। तो लिखोगे यहाँ पे 15वें पद का मान, 15वें पद का मान माइनस में 14वें
पद का मान, ये लिखोगे तो ये वैल्यूज आएगी Q2 इज इक्वल टू 14वें पद का मान कितना है। अरे 14वें पद का मान, यहाँ पे 14 दिखाई नहीं दे रहा सर जी, तो 14वें पद का मान नहीं है तो 14 से बड़ा कोई नंबर है क्या? 14 से बड़ा नंबर है 16 और 16वें पद का मान कितना है? 9। कितना है? 9। तो यहाँ पे 9 प्लस 0.5, यहाँ पे 15वां पद, 15वें पद से बड़ा मान 16वां, 16वें पद का मान कितना है? 9। तो 9 माइनस में 14वें पद का मान 9, तो ये 9 माइनस में 9 0, ये बनेगा 9 माइनस में 9 0, तो ये वैल्यूज आएगी ये तो 0 बन जाएगा पूरा, तो Q2 की वैल्यू ये 9 बचेगा ना, तो इसका मान लिख दीजिए 9। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर आएगी सेकंड। अब इसके बाद में गाइस अपन करते हैं Q3 की वैल्यू। Q3 की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 1 लगाया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे अपन 3 लगाएंगे, तो ये लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 बटे 2 नहीं 4 करना है, यहाँ पे 4 करना है, 4वें पद का मान, तो ये लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू, ये बनेगा 3 इंटू 28 प्लस में 1 29 बटे 4, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिये 27, 2 तिये 6, 6 और 2 8, 87 बटे 4वें पद का मान। अब गाइज यहां से लिखूंगा मैं Q3 इज इक्वल टू, अब इसमें भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा 3, 0 30 हो जाएंगे, 7 चौके 28, 21.75वें पद का मान, तो ये बनेगा Q3 इज इक्वल टू 21.75वें पद का मान। तो यहाँ पे Q3 देखो देखो, ये तो आएगा 21वें पद का मान, 21वें पद का मान प्लस ये आएगा 7.5, और अब देखो 21 से बड़ा 22, 21 और 22 और 23 के बीच का मान है, 22 और 23 इसके बीच का है ना, सॉरी 23 नहीं, 21 और 22 के बीच का मान है 21.75, यानी 22 से छोटा है 21 से बड़ा है, तो लिखोगे 22वें पद का मान माइनस में 21वें पद का मान, 21वें पद का मान। तो यहां पे बनेगा Q3 इज इक्वल टू 21वें पद का मान, देख लो आपको दिखाई दे रहा है 12, 21वें पद का मान 12, तो 12 प्लस 0.75 और 22वें पद का मान, इससे बड़ा जस्ट ले लो, उठा लो 14, यहाँ पे आएगा 14 माइनस में 12, तो ये बनेगा 12 प्लस 0.75 और 14 में से 12 जाएंगे तो 2, इसके साथ में गुणा करोगे तो ये बनेगा 12 प्लस 0.75 का गुणा 2 के साथ में 1.5, तो ये बनेगा 13.5। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 यानी 13.5 Q3 का मान आएगा। अब हमें निकालना क्या है? विषमता गुणांक निकालना है। तो विषमता गुणांक का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। विषमता नहीं, विषमता है, विषमता गुणांक। विषमता गुणांक का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा Q3 प्लस Q1 माइनस में 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में आएगा। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिएगा। इसमें वैल्यूज कितनी हैं? Q3 की वैल्यू कितनी है रे? यहाँ पे निकाला था अभी 13.5 प्लस Q1 की वैल्यू 4.50 और प्लस
मल्टीप्लाई रहेगा 2 का, और Q2 की वैल्यू है 9 अपॉन में ये रहेगा मान 13.5 माइनस में 4.5 या 50 बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी 13 और 4 17 और 1 18, और सॉरी इसमें माइनस भी है ना, बीच में क्या है माइनस का साइन है, हाँ माइनस का साइन है। तो यहाँ से देखिएगा 13.5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 18 माइनस में 9 दूनी 18 अपॉन में इसमें से घटाओ ये चला जाएगा, और 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 ये बनेगा 0/9, और 0/9 का मान कितना आएगा 0। तो इसका जो विषमता गुणांक आएगा वो कितना आएगा 0। 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। अब इस प्रकार से आप विषमता गुणांक निकाल सकते हैं जब हमें x की वैल्यूज गिवन है, f की वैल्यूज गिवन है, बारंबारता गिवन है। CF निकाल लीजिएगा, CF में यानी वे पद का मान इसका n/2, इसमें ही भाग दिया ना हमने, n 28 आया, 28 + 1/4 Q1 का फॉर्मूला होता है, Q2 का फॉर्मूला होता है 2 से गुणा कर दो, Q3 का फॉर्मूला होता है 3 से गुणा कर दो। वे पद का मान, ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, वे पद का मान हमें रखना है। तो यहां तक गाइस समझ में आ गया होगा। इसके बाद में रहेगा ये फॉर्मूला विषमता गुणांक वाला, Q3 + Q1 माइनस में 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1, और ये 18 माइनस में 18/9। अब देखो 18 में से 18 जाएंगे तो 0 बनेंगे, 0 में 9 का भाग लगाओगे तो 0 ही आएगा। कल की क्लास में मैंने बताया था कि 0 में किसी नंबर का भाग लगाते हैं तो हमेशा ही 0 आता है। दैट इज क्लियर। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका सेकंड नंबर एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिएगा गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन से बावली का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिएगा। अब की बार आपको क्या दिया गया, अंतराल में थोड़ा डिफरेंट है। अंतराल में क्या दे दिया आपको, थोड़ा डिफरेंट दे दिया। अंतराल दिया गया यहाँ पे xi की वैल्यू न देके और यहाँ पे fi की वैल्यू दे दी, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में भी थी, लेकिन यहाँ पे अब अंतराल दे दिया xi की वैल्यू न देके। तो अब यहाँ पे आपको xi की वैल्यू निकालनी नहीं है, डायरेक्ट अपन करेंगे इसको। और CF की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। CF तो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा CF की वैल्यू आपके पास में आएगी 3, और इसको ऐड कर दो भी 12 आएगा, और ये ऐड करोगे 13 आएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 75 85 इसमें ऐड करोगे 94, ये 100 कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 की वैल्यू Q1 की वैल्यू तो निकालेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Q1 के लिए n/4 क्या रखोगे रे, n रखोगे, कैपिटल n/4 यानी 100/4, और 100 में 4 का भाग लगाओगे कितना आएगा 25 से ठीक बड़ी, 25 से ठीक बड़ी CF होगी 30 = 30। तो अंतराल ये जानते हैं ना भी 25 आ गया, 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है 30, और 30 में अंतराल कौन सा है 40 से 50। तो अंतराल होगा 40 से 50। अंतराल क्या आएगा 40 से 50 आएगा अंतराल। अगर अंतराल 40 से 50 आ जाता है तो Q1 की वैल्यूज ये बनती है, Q1 = L प्लस कैपिटल n/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H Q1 की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो ये देख लीजिएगा क्या बनेगा। L का मान कितना है, जो निम्न सीमा है 40, अंतराल की निम्न सीमा 40 प्लस n/4 कितना है रे 25 माइनस में इससे पहले वाली बारंबारता 30 से पहले वाली बारंबारता
12 अपॉन में इसके सामने f का मान, और f का मान कितना है 18 इंटू h अंतराल देख लो, इसमें कितने का है 10 का है। तो ये बनेगा Q1 इज इक्वल टू 40 प्लस 25 माइनस में 12 कितना बचेगा 13 बचेगा, और 130 बटे 18 तो ये बनेगा 40 प्लस, अब इसमें भाग लगाएंगे, इसको पहले काट दो। किससे काटोगे 2 से काटोगे, तो ये 65 दूनी 130 और 9 दूनी 18, तो ये बनेगा 65 बटे 9, 65 बटे 9 तो ये बनेगा 40 प्लस 9 की टेबल 9 साते 63, 9 साते 63 कितना बनेगा 2 बचेगा, 63 जाएगा 65 में तो 2 20, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये भाग तो चलता जाएगा। तो Q1 की वैल्यूज आएगी 40 और 7 47, 47.22, एक नंबर इक्वेशन 47.22 आएगी। किसकी वैल्यू आएगी Q1 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने 1 से गुणा किया, जस्ट 2 से गुणा कर दो। क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, तो लिखोगे Q2 के लिए लिखोगे 2 इंटू n/4, तो ये बनेगा 200/4 कितना बनेगा, 100 का मान n 100 है ना, n का मान 100 है, तो 100 गुणा 2 200, 200/4 तो ये बनेगा 50, 50 से ठीक 50 है क्या, इसमें नहीं दिखाई दे रहा चलिएगा कोई बात नहीं। 50 से ठीक बड़ी CF बड़ी संचयी बारंबारता CF कितनी है 60 है, कितनी है 60 है, तो अंतराल क्या बनेगा, तो अंतराल देखिए जनाब, यहाँ से बनेगा 50 से 60, कितना बनेगा 50 से 60 बनेगा, 50 से 60 बनेगा, तो यहाँ से Q की वैल्यू Q2 की वैल्यू बनेगी L प्लस 2 इंटू n/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H, तो ये वैल्यूज कितनी है, इसकी निम्न सीमा, इस अंतराल की निम्न सीमा 50 प्लस, अब इसका मान कितना है 50, और 50 से ठीक पहले वाले बारंबारता, 50 से ठीक यानी 60 से ठीक पहले वाले बारंबारता कितनी है 30, तो माइनस के 30 यानी CF का मान 30 लेंगे, और यहाँ पे F का मान, अब इसके सामने देखो F का मान कितना है अभी, F का मान इसमें 30 है तो 30 रख दिया, इंटू H का मान कितना है 10, 0 से 0 को उड़ाओ, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आएगी 50 प्लस 20, 50 माइनस में 30 कितना बनेगा 20, और 20/3 आएगी की वैल्यू, हाँ 3 आएगी, तो यहाँ से भाग लगाओगे ना, तो Q2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 50 प्लस 6.66, तो ये बनेगा 56.66, इक्वेशन नंबर 2, यानी Q2 का मान कितना आएगा 56.66 आएगा। अब यहाँ से इसके बाद में Q3 की वैल्यू निकालनी है। Q3 की वैल्यू के लिए देखिएगा, Q3 के लिए क्या होगा 3 इंटू n/4, तो ये बनेगा 300/4, और 300 में 4 का भाग लगाएंगे, 7 चौके 28 और 2 7 75 से ठीक, या 75 आ गया ना, या तो 75 आ जाता है या 75 नहीं आता इस नंबर में, तो 75 से बड़ी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 75 मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 75 दिखाई दे रहा है, 75 आ गया तो 75 ही लेना है 75, और अब अंतराल क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा जनाब, ये देख लो इसके सामने 60 से 70, 60 से 70 अंतराल होगा, तो 60 से 70 अंतराल हो जाएगा, तो Q3 की वैल्यू कितनी होगी, Q3 की वैल्यू L प्लस 3 इंटू n/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H, तो Q3 इज इक्वल टू L की वैल्यू 60
60 प्लस ये कितना हो गया 75, और 75 से जस्ट पहले बारंबारता कितनी है, CF संचयी बारंबारता कितनी है 60, और F की वैल्यू 75 के सामने देखो 15 है, 75 के सामने F की वैल्यू 15 इंटू H का मान है 10, Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस 75 में से 60 जाएंगे तो 15 बटे 15 गुणा 10, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 60 प्लस 1 गुणा 10 10, तो Q3 की वैल्यू आएगी, Q3 की वैल्यू आएगी 70। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 Q3 की वैल्यू आ गई। आपके पास में Q1 की वैल्यूज हैं, Q2 की वैल्यूज हैं, Q3 की वैल्यूज हैं। आप जानते हैं विषमता गुणांक, विषमता गुणांक, और इसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस में 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1। विषमता गुणांक का Q3 की वैल्यू कितनी है 70 प्लस Q1 की वैल्यूज कितनी है 47.22 माइनस में 2 इंटू 56.66, और ये वैल्यूज आएगी 70 माइनस में 47.22। अब इसको तो ऐड कर दीजिएगा, पहले ऐड कर दीजिएगा, तो ये तो बनेगा 7, प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ेंगे तो 7 और 4 और 7 11, 117.22 माइनस में 2 का गुना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10 और 1 11, 113 अपॉन में ये आएगा, वैल्यूज बचेगी प्लस की, किसकी बचेगी प्लस की बचेगी, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 78 पॉइंट। अब इस साइड से एक तो निकल गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ से 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 22.78। अब इसमें से ये वैल्यूज घटाओगे ना तो ये आपके पास में बनेगा 0, यहाँ से 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बनेंगे, पॉइंट यहाँ पे 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बनेंगे, तो ये 3.90 अपॉन में 22.78। एक पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, इस पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 390 में 2278 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 0.035। कितना आएगा 0.035। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, भाग दे के देखना भी। 390 में अगर आप भाग लगाओगे 2278 का तो आपके पास में जो वैल्यूज आएगी वो ये इतना आएगा भाई 0.305, 035 नहीं आएगा, 0.305 आएगा। ये इसका गुणांक हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। इस प्रकार से अगर आपको अंतराल दे दे, यहां पे अंतराल दे के विषमता गुणांक पूछे तो इस प्रकार से करना है। अगर xi और fi की वैल्यू दे के डायरेक्ट विषमता गुणांक पूछे वहां से, तो आपको पहले वाले क्वेश्चन के तौर पे करना है। विषमता गुणांक का फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, लेकिन इसमें मेथड क्या रहता है, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालने का अलग अलग तरीका है दोनों में। यानी अगर अंतराल दिया जाता है तो जैसे माध्यिका निकालते हैं उस तरीके से यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज निकालेंगे, और जो पहले वाले में अपन ने किया था वहाँ पद इस प्रकार से, तो वहाँ जो पहले वाले क्वेश्चन में Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाली थी उस प्रकार से। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आपका बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबा के उसको डायरेक्ट करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लेके आएँ और आप क्लासों का तुरंत लाभ उठा सकें। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।